तो हमने जननांग के संक्रमण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये देख लिया था। अब हम देखेंगे तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के लिए बाधक है, स्पष्ट करें। तो हमें बताना है कि जो जनसंख्या है ये तीव्र गति से बढ़ रही है, तो ये किस प्रकार से आर्थिक विकास के लिए बाधक है, इसे हमें पूरा का पूरा बताना है डिटेल में। तो किसी भी देश में बढ़ती हुई जनसंख्या अर्थव्यवस्था को दो रूपों में प्रभावित करती है। तो ये कैसे प्रभावित करती है? दो रूपों में। पहला तो यह आर्थिक विकास के लिए कुशलतम मानवीय संसाधन उपलब्ध कराती है। अगर मानव का विकास हो जाए, कौशल में विकास, स्किल डेवलपमेंट, तो ये किसी भी प्रकार से अपनी आय अर्जित कर सकती है और आय अर्जित करके देश के जीडीपी में अपना योगदान दे सकती है। देश के जीडीपी ग्रोथ को ये बढ़ाती है। अगर ये कुशलतम मानव हो तो क्या करेगी? ये आर्थिक विकास के लिए कुशलतम मानवीय संसाधन उपलब्ध कराएगी। वहीं दूसरी ओर यह अर्थव्यवस्था में बुरा प्रभाव डालती है। और दूसरे रूप में देखा जाए तो यह अर्थव्यवस्था में बुरा प्रभाव भी डालती है। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की गति को धीमी कर देती है, क्योंकि तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग व्यय कर दिया जाता है, अर्थात खर्च कर दिया जाता है। क्योंकि जो अत्यधिक जनसंख्या हो गई तो उसके कारण उनकी आवश्यकताओं में वृद्धि होगी, तो उसे पूर्ति करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करना होगा? राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग ये खर्च कर दिया जाता है, व्यय कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है। अर्थात जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। जनसंख्या तो अधिक हो रही है लेकिन उत्पादन कम हो रहा है। अगर मानव के पास सही कौशल ना हो, कौशल का ज्ञान ना हो, तो ऐसा ही होगा। अगर कौशल का विकास हो मानव में तो ये एक प्रकार का मानवीय संसाधन बन जाएगा और ये देश के जीडीपी में अपना योगदान दे सकेगा और देश की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन हमारे देश में क्या है? कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके पास कौशल विकास होगा, स्किल डेवलपमेंट। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो एक ही प्रकार के कार्य करते हैं और वो उसमें कुशलतम होते हैं। बाकी लोग जो हैं वो किसी भी प्रकार के कार्यों को कर लेते हैं लेकिन वो किसी में भी कुशलतम नहीं होते हैं। तो जिसके कारण वो राष्ट्रीय आय का अधिकांश हिस्सा होता है जो उन्हीं पे खर्च कर दिया जाता है उनके विकास के लिए, फिर जिसके फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है। फलतः प्रति व्यक्ति आय निम्न, लोगों का जीवन स्तर निम्न हो जाता है और उनकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो क्या क्या होता है? उत्पादन में तो उसके अनुकूल वृद्धि नहीं होती जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और इसके साथ क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय निम्न हो जाती है, लोगों का जीवन स्तर भी घट जाता है और उनकी उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर बढ़ने लगती है। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग में अवरोधक का कार्य करती है। हमने पिछले प्रश्नों में ये भी देखा कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी भी उसी प्रकार से बढ़ती जा रही है। जिस वृद्धि दर से जनसंख्या बढ़ रही है और उसी वृद्धि दर से गरीबी भी बढ़ रही है, जिसके कारण सरकार को उनके कल्याण के लिए राष्ट्रीय आय का अधिकतर हिस्सा खर्च कर देना पड़ रहा है, जिसके कारण जीडीपी में वृद्धि नहीं हो रही है और लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी निम्न हो रही है तथा लोगों का जीवन स्तर भी घट रहा है और उनकी उत्पादन क्षमता भी घट रही है, और जिसके कारण से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर बढ़ने लगती है। और बढ़ती हुई जनसंख्या क्या करती है? तो ये आर्थिक विकास के मार्ग में एक बाधा का कार्य करती है। तो ये एक प्रकार से भूमिका हो गया ये पूरा का पूरा। अब आगे है इसका मेन पार्ट। अस्पष्ट तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में दोहरी भूमिका निभाती है। एक और कुशलतम मानवीय संसाधन देती है तो दूसरी ओर आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा पहुंचाती है, क्योंकि आर्थिक विकास के जितने भी प्रयास किए जाते हैं वे अर्थहीन साबित होते हैं। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि यदि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि को न रोकी जाए तो हमारी आर्थिक स्थिति समुद्र में लिखने के समान हो जाएगी, अर्थात कोई भी काम की नहीं रह जाएगी। अर्थात पानी में लिखने का जो प्रयास है ये विफल ही होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है कि समुद्र में लिखने के समान हो जाएंगी, जिसको जनसंख्या की लहरें मिटा देंगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग पर एक दीवार की भांति खड़ी होकर बाधा पहुंचाती है, जिससे आर्थिक प्रगति के प्रयास समाप्त हो जाते हैं। तो जो तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या है, ये जनसंख्या अर्थव्यवस्था में दो भूमिका निभाती है। एक परंपरागत दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आर्थिक विकास के लिए
बाधक होती है, और एक दूसरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें कुशलतम मानवीय संसाधन भी होते हैं। और कुशलतम मानवीय संसाधन उन्हें कहा जाता है जिन्हें किसी प्रकार की स्किल आती हो, और वो भी बेहतर तरीके से। और भारत में तो ऐसा है नहीं कि सभी के पास कोई ना कोई स्किल है, तो जिस कारण से ये आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा पहुंचाती है और फलतः देश का विकास नहीं हो पाता है। तो ये आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा पहुंचाती है क्योंकि आर्थिक विकास के जितने भी प्रयास किए जाते हैं वे अर्थहीन साबित होते हैं। और ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि यदि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि दर को नहीं रोका जाए तो क्या होगा, आर्थिक स्थिति जो है ये समुद्र में लिखने के समान हो जाएगी, जिसे जनसंख्या की लहरें मिटा देंगी। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग पर एक दीवार की भांति खड़ी होकर बाधा पहुंचाती है, जिससे क्या होता है, आर्थिक प्रगति रुक जाती है। उसके बाद आगे है, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश की आर्थिक प्रगति के लिए प्रगति के समक्ष निम्नलिखित समस्या उत्पन्न करती है। तो देखिए, जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही है और इसके कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो पहला है, ये है आय, बचत, विनियोग को प्रभावित करती है। और ये जो प्रश्न है ये आपका इकोनॉमिक्स की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या आय, बचत और विनियोग को प्रभावित करती है। तो ये कैसे? आर्थिक विकास आय सृजन का सूचक होता है। अगर किसी देश में आर्थिक विकास हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ का आय भी है जो ये बहुत ही अच्छा हो रहा है, जो भी वहाँ की जनसंख्या है उनके द्वारा। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या इस सृजित आय का अधिकांश भाग अपने आप में अवशोषित कर लेती है, क्योंकि आय का अधिकांश भाग इन जनसंख्याओं के उपयोग व्यय में खर्च किया जाता है। फलस्वरूप बचत एवं विनियोग में कमी होती है और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर किसी देश में आर्थिक विकास हो रहा है तो वहाँ पे आय भी अच्छा सृजित होगा, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या क्या करती है, इस सृजित आय को अपने आप में ही खर्च करवा लेती है, जिसके कारण क्या होता है, बचत और विनियोग में कमी आ जाती है और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे कि भारत में अभी जनसंख्या कितनी है, 142 करोड़, और इसमें से अधिकांश जनसंख्या जो है ये गरीब है, जिसके कारण सरकार के द्वारा कई सारे कल्याण कार्य किए जाते हैं और इन कल्याण कार्यों के कारण सरकार का जो अधिकतर आय है ये इन्हीं पे खर्च हो जाता है, जिसके कारण बचत नहीं हो पाती है और विनियोग में कमी होती है और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। फिर अगला है खाद्यान्न की समस्या। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार को अरबों रुपये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय एवं विदेशी पूंजी का भाग खर्च करना पड़ता है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या होता है, खाद्यान्न की उपलब्धता भी घटती है, जिसके कारण सरकार को खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसे जो हैं ये खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय आय भी शामिल होता है तथा विदेशी पूंजी भी शामिल होता है। ये दोनों ही खर्च करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप इन आयों का प्रयोग आर्थिक प्रगति में करने की जगह जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति में व्यय करना पड़ता है। फलतः आर्थिक विकास की दर विपरीत प्रभाव पड़ता है, आर्थिक विकास की दर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जिस आय और पूंजी को सरकार को लगाना था आर्थिक विकास पे, उसे किस पे लगा रही है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने में, जिस कारण से आर्थिक विकास की जो दर है ये कम हो जाती है, इस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया खाद्यान्न की समस्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता निरंतर घटती जा रही है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है ये सीमित अवस्था में है और जनसंख्या जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण इन सीमित संसाधनों की उपलब्धता सभी लोगों पर नहीं पहुंच पा रही है। तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता निरंतर घटती जा रही है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ोतरी के अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ पाता है। परिणाम स्वरूप औसतन लोगों को पौष्टिक आहार की मात्रा कम हो जाती है। पौष्टिक आहार के रूप में दाल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 80 ग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों को औसतन प्रति व्यक्ति इसकी उपलब्धता कितनी होती है, तो लगभग 40 ग्राम प्रतिदिन होती है, और ये औसत में है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे प्राकृतिक संसाधनों की जो उपलब्धता है इन लोगों के लिए घट रही है, क्योंकि ये सीमित अवस्था में है और लोग इतने सारे हैं और धीरे धीरे और भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसके कारण प्रति व्यक्ति तक जितने भी खाद्यान्न उपलब्ध होने चाहिए, पौष्टिक आहार उपलब्ध होने चाहिए, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है।
तो जैसे कि दाल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 80 ग्राम होनी चाहिए प्रतिदिन, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे जनसंख्या इतनी अधिक है कि औसतन प्रति व्यक्ति को इसकी उपलब्धता 40 ग्राम प्रतिदिन हो रही है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न की उपलब्धता भी निरंतर घटती जा रही है और भी अन्य खाद्यान्न है इसकी भी उपलब्धता घटती जा रही है। 90 के दशक में खाद्यान्न की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 511 ग्राम थी, लेकिन यह वर्तमान में घटकर 492 ग्राम ही रह गई है। इसके कारण लोगों की उत्पादन क्षमता में कमी हो रही है। तो लोगों को अगर पौष्टिक आहार नहीं मिल पाएगा तो उनकी उत्पादन क्षमता में भी प्रभाव पड़ेगा। तो फलस्वरूप क्या होगा, उत्पादन क्षमता में कमी हो रही है। फलस्वरूप उत्पादन एवं आय में निरंतर कमी आ रही है। उत्पादन ही नहीं होगा तो फिर उनकी आय भी घटेगी, तो जिस कारण से जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने का ही कार्य कर रही है। फिर आगे है श्रम शक्ति की वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होती है, लेकिन रोजगार के साधन उस अनुपात में नहीं बढ़ते हैं, जिसके फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आप अभी वर्तमान समय में देख रहे होंगे कि जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है उस प्रकार से रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से बेरोजगारी दर अत्यधिक बढ़ रही है और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं रूप से आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाती है। उसके बाद अगला जो है ये है आश्रितों की संख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण आश्रितों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो आश्रित जनसंख्या किसे कहा जाता है, तो जो 0 से 15 वर्ष के लोग होते हैं इन्हें कहा जाता है, इन्हें शून्य उत्पादक कहा जाता है, शून्य उत्पादक। उसके बाद 15 से लगभग 65 वर्ष इन्हें कहा जाता है उत्पादक जनसंख्या या फिर कार्यशील जनसंख्या। उसके बाद इससे अधिक उम्र के लोगों को आश्रित या फिर शून्य उत्पादन। तो ये जो 0 से 15 वर्ष के लोग होते हैं और 65 वर्ष से अधिक, इन लोगों के द्वारा उत्पादन का कार्य जो है ये नहीं किया जाता है, जिसके कारण ये जो जनसंख्या है ये आश्रित जनसंख्या कहलाती है या फिर निर्भर जनसंख्या। और ये दोनों वर्ग के जो लोग होते हैं वो इस वर्ग के लोगों के ऊपर निर्भर होते हैं, 15 से 65 वर्ष के लोगों के बीच। तो इन्हें ही हम निर्भर जनसंख्या कहेंगे या फिर आश्रित कहेंगे। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण आश्रितों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप कार्यशील जनसंख्या पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में लगभग 66% लोग जो हैं ये आश्रित हैं। तो जो कार्यशील जनसंख्या है ये बहुत ही कम है, ये कितना हो गया, लगभग 34%। और आश्रित जनसंख्या कितना है, ये 66%। अर्थात उत्पादकता में इनका कोई योगदान नहीं होता है, ये उत्पादन का कार्य नहीं करते हैं ये दोनों आयु वर्ग के लोग, जिसके कारण वास्तविक आय घटती जा रही है और पूंजी निर्माण की दर कम होती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो इससे तीनों वर्ग के लोग ही जो हैं ये बढ़ रहे हैं, लेकिन 2 वर्ग के लोग जो है ये आश्रित हैं, जिसके कारण इन दोनों को मिला करके देखा जाए तो इसके तुलना में ये दोनों की संख्या अधिक ही है और इनका प्रतिशत है 66%, जो कि इसके मुकाबले ज़्यादा है। तो देखा जाए तो आश्रितों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उत्पादकता में इनका योगदान नहीं हो पा रहा है और वास्तविक आय ये घट रही है और पूंजी के निर्माण की दर भी है जो ये कम हो जा रही है। उसके बाद है जन उपयोगी सेवाओं में भीड़। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सड़क, यातायात, रेलवे, शिक्षा इत्यादि सेवाओं में अत्यधिक भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसके कुशल प्रबंधन एवं सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक से अधिक व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का एक बड़ा अंश इन अनुत्पादक कार्यों में खर्च हो जाता है और जिसके कारण आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो जन उपयोगी सेवाओं में भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि सड़क में, यातायात के साधन जैसे रेलवे, फिर शिक्षा में भी अत्यधिक भीड़ बढ़ती जा रही है और इनके कुशल प्रबंधन के लिए क्या करना पड़ रहा है और साथ ही साथ सुरक्षा के लिए सरकार को बहुत ही बड़ा व्यय करना पड़ता है और इससे राष्ट्रीय आय का जो वो आर्थिक विकास में न लगकर इनके कार्यों के ऊपर खर्च हो जाता है, जिस कारण से आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। उसके बाद अगला जो है
कृषि एवं उद्योग के विकास में बाधा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि की उत्पादकता जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में निरंतर घट रही है, क्योंकि 1950 में औसतन भूमि की उपलब्धता लगभग 1 हेक्टेयर थी, जो 2001 में घट करके 0.32 हेक्टेयर रह गई है। इस तरह भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण कृषि की उत्पादकता में ह्रास हुआ है, क्योंकि इसमें से कुछ जनसंख्या को निकाल भी दिया जाए तो आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए अत्यधिक भूमि का उपयोग खाद्यान्न उत्पादन के लिए किया जाता है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता में भी कमी होती जाती है और उद्योगों के विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह सर्वविदित है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों की अहम भूमिका होती है। तो जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उसके अनुसार कृषि की जो उत्पादकता है इसके अनुपात में कमी आ रही है। जैसे देखा जाए 1950 में, तो इस समय प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता कितनी थी, तो एक आदमी को लगभग 1 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होती थी, ये औसतन है। और ये 2001 में कितना हो गया, तो 2001 में एक आदमी को कितनी भूमि मिल रही है, तो ये 0.32 हेक्टेयर भूमि। इसकी मात्रा में कमी आई, पहले 1 हेक्टेयर और अभी 2001 में 0.32 हेक्टेयर। तो इस तरह भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण कृषि उत्पादकता में ह्रास हुआ है, क्योंकि जो इसमें से कुछ जनसंख्या अगर निकाल भी दिया जाए तो आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कम भूमि पर ही बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए भी अत्यधिक भूमि का उपयोग खाद्यान्न के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्यान्न का उत्पादन जो है ये भी अधिक होना चाहिए, और इतना खाद्यान्न जो है ये कम भूमि पे होगा नहीं, और इसके लिए अधिक भूमि चाहिए। तो अधिक भूमि होने के कारण ये कृषि में खर्च हो जा रही है अधिक भूमि, और जिसके कारण उद्योगों पे इस भूमि का उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। और ये सभी को पता है कि आर्थिक विकास के लिए उद्योगों की अहम भूमिका होती है। किसी भी देश की आर्थिक विकास करना है तो उद्योगों को स्थापित करना ही होगा। फिर अगला जो है ये है मूल्य में वृद्धि। तो तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय निम्न हो जाती है, जिसके कारण लोगों के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनकी उत्पादक क्षमता में कमी होने से उत्पादन में कमी होती है। फलस्वरूप क्या होता है, तो उत्पादन लागत बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वस्तु के मुद्रास्फीति में वृद्धि आर्थिक विकास के मार्ग पर बड़ी बाधा पहुंचाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण देश की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और निर्यात व्यापार कम हो जाता है, जिससे भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आप टॉपिक डाल सकते थे भुगतान संतुलन का भी, पर यहाँ पे मूल्य वृद्धि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, तो बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, जिसके कारण आय भी निम्न हो रहा है और लोगों का जीवन स्तर में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आय कम हो रहा है तो जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो पा रहा है और भी नीचे चला जा रहा है, और जिसके फलस्वरूप उन्हें भोजन सही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, कुपोषण अत्यधिक बढ़ रहा है, जिसके कारण उत्पादक क्षमता जो है इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और फलस्वरूप क्या हो रहा है, तो उत्पादन में कमी हो रही है, और जिसके कारण उत्पादन का जो लागत है ये बढ़ रहा है। सब जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कोई भी चीज़ कम होगी तो उसके कारण हर चीज़ पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आय कम हो रही है तो जिससे जीवन स्तर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उत्पादक क्षमता कम हो रही है, उसके फलस्वरूप उत्पादन में भी कमी हो रही है, और उसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, तो उत्पादन लागत ये बढ़ जा रहा है और परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है, अर्थात महंगाई बढ़ने लग रही है। अगर किसी भी वस्तु का उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, उत्पादन करने में जितना भी खर्च आता है उसके लागत में अगर वृद्धि होगी तो उस वस्तु का जो रेट है ये तो बढ़ेगा ही, तो जिसके कारण महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा पहुंचाएगी। क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, तो देश की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, और अगर देश के वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी तो इसका जो निर्यात है ये रुक जाएगा, क्योंकि अन्य देश इसे खरीदेंगे नहीं। मूल्य में वृद्धि होने के कारण ये किसी और देश से खरीद लेंगे जहाँ से इन्हें सस्ता पड़ेगा, तो इस कारण से उस देश का
व्यापार जो है निर्यात में कम हो जाएगा, निर्यात नहीं कर पाएंगे और जिसके कारण भुगतान संतुलन पर ये विपरीत प्रभाव पड़ेगा, अर्थात भुगतान संतुलन जो है ये कम हो जाएगा। फिर अगला जो है ये है उत्पादन तकनीक पर प्रभाव। और यहाँ पे जितना भी कुछ पॉइंट में लिखा है जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे 8, इस प्रकार से आपको नंबरिंग नहीं करना है। आप ऐसे स्टार करके या फिर डायरेक्ट ऐसे या फिर आप सिर्फ टॉपिक देख के लिख सकते हैं। तो है उत्पादन तकनीक पर प्रभाव। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी को दूर करने के लिए श्रम प्रधान तकनीक को अपनाया जाता है और पूंजी प्रधान तकनीक का कम प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ जाती है और परिणामतः मूल्य बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। तो अगर जनसंख्या अत्यधिक है किसी भी देश में तो वहाँ पे बेरोजगारी तो दूर करने के उपाय ढूंढने होंगे, तो जिसके कारण श्रम प्रधान तकनीक को अपनाना होगा, अर्थात लोगों की भागीदारी लगानी होगी। लोगों की भागीदारी अर्थात किसी फैक्ट्री में कोई भी कार्य होगा तो वहाँ पे लोग होंगे, मानव होगा, अर्थात वह श्रम प्रधान तकनीक होगा। वहाँ पे मशीनों की संख्या नहीं होगी या फिर बहुत ही कम होगी, तो जिस कारण से इन लोगों को इनकी मजदूरी देनी पड़ती होगी और मजदूरी देने के कारण क्या होगा, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। जितना भी खर्च होता है उत्पादन में ये ज़्यादा होगा और जिसके कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होगी और परिणामतः मूल्य बढ़ेगा और मूल्य बढ़ने से क्या होगा, मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई बढ़ेगी और विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे श्रम प्रधान तकनीक अपनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो श्रम प्रधान तकनीक, ताकि सभी लोगों को रोजगार मिल पाए, सभी लोग इसमें अगर काम करें। अगर मशीनों की संख्या किसी फैक्ट्री में होती है ज़्यादा तो वहाँ पे लोग कम होते हैं। अगर मशीन ही नहीं रहेंगे अर्थात पूंजी प्रधान तकनीक ही नहीं होगी तो वहाँ पे श्रम प्रधान तकनीक को मजदूरी देनी पड़ेगी और जिसके कारण बेरोजगारी तो कम होगी लेकिन उत्पादन लागत जो है ये बढ़ेगी और फलस्वरूप मुद्रास्फीति में बढ़ावा मिलेगा और इसके कारण आर्थिक विकास की गति जो है ये अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के लिए बाधक सिद्ध होती है, लेकिन इसके बावजूद भी सच कहा गया है, सच कहा जाए तो बाधक ही नहीं बल्कि विकास में भी सहायक होती है। तो यहाँ से आप यहाँ पे अलग कर सकते हैं। ये हो गया इसका पॉइंट। इसके बाद आप नीचे से लिखेंगे ये वाला, उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के लिए बाधक सिद्ध होती है। तो इतने कारणों से हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि जो है ये किसी न किसी प्रकार से आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सच कहा जाए तो बाधक ही नहीं बल्कि विकास में भी सहायक होती है। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या अर्थव्यवस्था में दोहरी भूमिका अदा करती है, लेकिन नकारात्मक पक्ष की अधिकता के कारण यह विकास के पथ पर अवरोधक का काम करती है। अगर जितनी भी जनसंख्या है हमारे भारत में, अगर सबको स्किल प्रदान कर दिया जाए तो सभी लोग किसी न किसी कार्य को करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे और वो देश के विकास में सहयोग देंगे। वो या तो देश के बाहर जा कर के काम कर पाएंगे या फिर देश में रहकर ही किसी कार्य को कर पाएंगे और उसमें और भी लोगों को रोजगार दे पाएंगे, तो जिस कारण से ये देश के विकास में भी सहायक हो सकती है। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या अर्थव्यवस्था में दोहरी भूमिका अदा करती है, अर्थात विकास की गति को अवरुद्ध भी करती है और विकास की गति को बढ़ाती भी है, लेकिन नकारात्मक पक्ष की अधिकता के कारण यह विकास के पथ पर अवरोधक का काम करती है। लेकिन देखा जाए तो नकारात्मक पक्ष अधिक है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को स्किल सिखाना पॉसिबल नहीं है और जिस प्रकार से हमारे भारत में सरकारी तंत्र व्यवस्था है वो भी सही नहीं है, जिसके कारण ये संभव नहीं है। तो नकारात्मक पक्ष की अधिकता के कारण यह विकास के पथ पर अवरोधक का काम करती है। उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के लिए बाधक सिद्ध होती है, लेकिन इसके बावजूद भी सच कहा जाए तो बाधक ही नहीं बल्कि विकास में सहायक भी होती है। ये फिर से लिखा गया वही पॉइंट, तो ये आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं और निष्कर्ष में आपको सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक दोनों ही दिखाने हैं, लेकिन नकारात्मक थोड़े कम और सकारात्मक थोड़े ज़्यादा दिखाने हैं।
और जैसा क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार ही दिखाना है आपको निष्कर्ष में। अगर यहाँ पे आप कोई फिगर बनाना चाहते हैं तो वो तो बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चार्ट आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया सारे पॉइंटों को, यहाँ पे आप कुछ भी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि अवरोधक, आर्थिक विकास में बाधा, इस प्रकार से कुछ भी लिख के इस प्रकार से देखिए सारे पॉइंट को आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक एक करके डील कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, पहले तो प्रश्न पूछा गया था कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या जो है ये आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार से बाधक है, ये हमें बताना है। तो पहले हम भूमिका जैसा लिख दिए कि किसी भी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या अर्थव्यवस्था को दो रूपों में प्रभावित करती है। पहला तो ये मानवीय संसाधन के रूप में, तथा दूसरा ये आर्थिक विकास की गति को धीमी भी कर सकती है। और इसे कम नहीं किया गया तो ये देश के विकास में बाधा पहुंचाएगी, क्योंकि ये देश के राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग जो है ये अपने ऊपर व्यय कर लेती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है और प्रति व्यक्ति आय इसके कारण कम हो जाती है। जीवन स्तर में भी कमी आती है, निम्न होता जाता है। उत्पादन में भी इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और बेरोजगारी दर बढ़ने लगती है, जिसके कारण संपूर्ण रूप से देखा जाए तो ये आर्थिक विकास के मार्ग में एक अवरोधक का कार्य करती है। उसके बाद इसका मेन पार्ट आ जाता है, फिर एक एक करके पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं और सबको डील करके उसके बाद लास्ट में एक निष्कर्ष के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। इसमें आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो 6 चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है, जिसमें हमें जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व को पढ़ना था, आयु, लिंग, अनुपात, फिर ग्रामीण नगरीय संगठन, जनसंख्या, वातावरण और इसका विकास। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर में बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के प्रकार, जिसमें ग्रामीण, नगरीय, फिर नगरीय आकारिकी, नगरीय बस्तियाँ और इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, ये सब पढ़ेंगे।